सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और हमारे सखाओं का दीपा माहेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार। चंचल, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और सखियाँ क्योंकि इंतज़ार कर रही हैं, वैसे तो विषय उनको मिल चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। आज है रामकृष्ण परमहंस जयंती, इसके बारे में बात होगी जी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह चल रहा है चंचल। हाँ। तो हम हर ऐसी महिला को हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने कुछ एक अलग काम करा, कुछ एक अलग क्षेत्र चुना और उसमें अपना दाम भी कमाया। तो उसी तारतम्य में आज हम रेशमा पठान, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की यानी फिल्मी जगत की पहली स्टंट वुमन रेशमा पठान के बारे में जानेंगे। और रसोई गैस का इस्तेमाल हमारी सभी बहनें करती हैं, तो इसके प्रयोग में क्या क्या सावधानी वो रख सकती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। और क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो व्यंजन विधि भी उनको बताएंगे। और आज बात होगी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये हम क्यों मनाते हैं, क्या जरूरी है जानना, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले एक गीत सुन लेते हैं। चलिए। सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। दिन है सुहाने फिर कौन जाने, आए ना आए बहार। तू हमको पी ले दम भर को जी ले, दुनिया का क्या एतबार। खोज पिया दुनिया का क्या एतबार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। बातों में दामन उलझे न साजन, फूलों में हंस कर गुजार। थोड़ी खुशी है थोड़ी हंसी है, दुख जिंदगी में हजार। खोज पिया दुख जिंदगी में हजार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ।
दीपा, तुम्हें पता है सदका उतारते हैं, किसी की नजर उतारते हैं, ये एक सुरक्षा की निशानी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, और हमारे देश में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं हम। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि दुर्घटनाओं से रोकने के जो उपाय हैं उसके बारे में लोग जागरूक हो सकें। और अब इस दिन को पूरे सप्ताह के रूप में भी मनाया जाने लगा है। तो इस बार भी 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे। चंचल, और इस दिन को अस्तित्व में लाने की पहल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा की गई थी। 4 मार्च के दिन ही भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है ना, वो एक स्वशासी निकाय है जो कि सार्वजनिक सेवा के लिए गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल दीपा, और इस संगठन की स्थापना हुई थी साल 1966 में, और मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत ये स्थापना की गई थी। इसमें 8000 सदस्य शामिल हुए थे। इसके बाद साल 1972 में इस संगठन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और फिर इसके बाद बहुत जल्द ही इसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जगह सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा। जी, और इसे भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 1965 को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर स्वैच्छिक आंदोलन को उत्पन्न करने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस दिन को देश के लोगों को सुरक्षा के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से लाया गया है दीपा, और जिसमें देश में, समाज में किस तरह से हम एक दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम कर सकते हैं और उस दिशा में औरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। जी, और चंचल, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दौरान औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के तरीके के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे खास तौर पर हजारों सिपाहियों को ये दिन समर्पित तो किया जाता ही है, और जो अपनी जान खतरे में डालकर और अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा के लिए हमारे सीमाओं पर तैनात रहते हैं। बिल्कुल। तो इस दिन हम सभी देशवासी इन सभी सुरक्षा बलों का हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में अलग अलग समय पे जागरूकता ना होने को ध्यान देने के लिए, ध्यान जब नहीं होता है तो दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसको रोकने की तरफ हमारा ध्यान जाए, इसलिए इसे हम मनाते हैं। और इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे बचाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताते हैं। और भी कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। जैसे स्वच्छता की अगर हम बात करें तो देश की सुरक्षा में केवल दुश्मनों से देश को सुरक्षित करना ही नहीं आता है, बल्कि देश में लोगों को बीमारियों से सुरक्षित रखना, ये भी तो सुरक्षा के अंतर्गत आता है ना। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सभी को इस दिशा में अपना कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाता है। देश को स्वच्छ रखना भी सुरक्षा के अंतर्गत ही शामिल है, जिसमें सरकार और जनता जब ये दोनों साथ मिलकर काम आते हैं। जी, और उद्योगपति जिम्मेदार हैं, और इन सभी को एक साथ मिलकर देश में स्वच्छता संबंधी सुरक्षा लाना है। इस प्रकार भी ये सुरक्षा दिवस का उद्देश्य माना जा सकता है। और इसे हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ के लिए भी इसको हम मनाते हैं, जैसे कि जो मिलावटी सामान कई बार हमें बाजारों में मिल जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे कमजोर बनती हैं। तो उनकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और इसी तरह से देश में निर्धनता ना हो, तो गरीबी रेखा से नीचे की संख्या के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें, उनके लिए सोचना भी हमारा कर्तव्य है दीपा। किस तरह से उन लोगों को कभी भूखा न रहना पड़े, या फिर उनकी आजीविका का कोई ना कोई जरिया चलता रहे, इसके लिए हम सबको एक होना है। हम कह सकते हैं कि ये सुरक्षा दिवस मनाने के सभी उद्देश्य रहते हैं। और नारी सुरक्षा भी देखो एक बहुत बड़ा पहलू है। अगर नारी की सुरक्षा है तभी हम देश में भी सुरक्षा दिवस मना सकते हैं। तो इस सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबको मिलकर उठानी होगी। घटना घट जाने के बाद सजा देना तो न्यायपालिका का काम है ही चंचल, लेकिन हम सभी को इन घटनाओं को समाप्त करने के विषय में सोचना बहुत जरूरी है। और तभी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जैसे दिन का होना, यूं कहिए कि कारगर तभी साबित हो सकता है। बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का एक ये भी कारण कह सकते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित आंदोलन के प्रति हम सब जागरूक हो सकें, और मालिकों और कर्मचारियों और उनकी कानून
की कानूनी जिम्मेदारियां जो भी हैं, उनको वर्क प्लेस पर जब वो काम करने जाते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा को पूरा पूरा बढ़ावा मिले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एहतियात बरतने वाली प्रवृत्ति के साथ उनको सुरक्षा मिल सके, ये इस दिन को मनाने का बहुत बड़ी एक वजह है। बिल्कुल। और इस पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, सेमिनार्स होंगे, सुरक्षा संदेशों के पोस्टर लगते हैं, स्लोगन या निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा पुरस्कार वितरण होते हैं और इस तरह के कई सारे विभिन्न विभिन्न कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जिसके माध्यम से लोगों में यूं कहिए कि जागरूकता बढ़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा जान पाते हैं कि ये इसका उद्देश्य है क्या। बिल्कुल। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सब बिल्कुल जागरूक बने। वैसे तो हमारी सुरक्षा हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम सब जब मिलकर इस पर गौर करेंगे, इसके महत्व को जानेंगे, तो सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को अपना ध्येय भी मानेंगे। और हमारे एक इसी बात को लेकर के हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमारे सुरक्षा दलों के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे अनवरत प्रयासों के कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहें। हमें हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर हमारे वीर जवानों को हम सादर नमन करते हैं। और इसी तरह का एक और कमेंट हमारे पास आया है फेसबुक पर। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि देश की सुरक्षा में केवल दुश्मनों से सुरक्षित रहना ही नहीं होता, बल्कि देश की महिलाओं को भी सुरक्षित रखना इसके अंतर्गत आता है और ये कार्य हम सबको मिलजुल कर करना है। घटना घट जाने के बाद तो न्यायपालिका का काम होता है, लेकिन इन चीज़ों को समाप्त करने के विषय में हमें सोचना होगा, कोई कार्य करना होगा, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जैसे दिन का होना कारगर साबित हो सकेगा। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं और अब आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ। जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां, कैसे के बने ये जुबां नजर, कैसे ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तो दीपा, अभी हमने बात की सुरक्षा दिवस की और प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद फिर से हम सखियों से मिलने आएंगे।
अंतराल के बाद हम फिर से आज हाजिर हैं अपनी सखियों के साथ, अपने सभी श्रोताओं के साथ, और अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती के बारे में। जी, ये एक वे महान विचारक थे। हाँ। सभी जानते हैं उनके बारे में। विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि वेल्लोर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक ये संस्था जनमानस के कल्याण के लिए और उन्हें उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था, और तारीख के अनुसार अगर हम देखें तो 18 फरवरी को 1836 में बंगाल प्रांत के कामाकुरपुरकर गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम खुदीराम और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। बचपन में इन्हें सदा सभी जो गदाधर के नाम से जानते थे। हाँ। इनका जन्म एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना और धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर उनके पिता की छाया बहुत ज्यादा थी। उनके पिता धर्मपरायण और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और यही सारे गुण इनमें भी पाए गए। और बचपन से ही उनको ये विश्वास था कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पाने के लिए कठोर साधना की, तप किया, भक्ति की और सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया। अपने जीवन में उन्होंने स्कूल भी कभी वो गए नहीं थे, ना तो उन्हें अंग्रेजी आती थी, ना संस्कृत वो जानते थे। वो तो सिर्फ माँ काली के भक्त थे और सारा दिन बस उन्हीं का नाम जपा करते थे। जी, रामकृष्ण परमहंस सिर से पांव तक आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण थे। उन्हें आनंद, पवित्रता और पुण्य की प्रभा घेरे रहती थी। वे दिन रात चिंतन में लगे रहते। सांसारिक सुख, धन समृद्धि भी उनके सामने उन्हें कोई उसका मतलब उन्हें मूल्य ही नहीं था। हाँ। जी, जब उनके वचन अमृत की धारा फूट पड़ती तब बड़े बड़े तार्किक भी अपने आप में खोकर मुख हो जाते थे। और दीपा, उनकी जो वचनामृत की शैली थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसी कि जो भारत के बहुत प्राचीन ऋषि मुनि हुए जी। या महात्मा बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, महावीर, उनसे उनकी तुलना हम कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेशों में तर्कों का सहारा बहुत कम लेते थे। जो भी कुछ समझाना होता था वो उपमा और दृष्टांत बताकर लोगों को समझा दिया करते थे। और इनके बारे में कहते हैं कि वे काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को माँ काली को समर्पित कर दिया था। और भले ही बाल विवाह शारदा मणि से हुआ, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता की भक्ति का ही भाव रहता था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसलिए ही 17 वर्ष की उम्र में आपने घर छोड़कर स्वयं को माँ काली के चरणों में सौंप दिया और दिन रात बस साधना में लीन रहते थे। और इतनी भक्ति करते थे कि उनकी भक्ति को देखकर लोग बड़े अचरज में पड़ जाया करते थे, और वो कहा करते थे कि माँ काली उनसे मिलने आती हैं, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती हैं, और माँ काली के पास जाने के लिए वो एक बच्चे की, बिल्कुल कहते हैं ना, बच्चे की तरह तड़पने लग जाते थे, रोने लग जाते थे। और उनकी ऐसी भक्ति थी कि वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। जी, उनकी उपाधि, उन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई जब, तो मनुष्य जाति को आध्यात्म का ज्ञान दिया। दरअसल परमहंस एक उपाधि है जो उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति होती है, जिनमें असीम ज्ञान हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। इसीलिए रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियां कही गई हैं और हमें सुनने में भी आती है। बिल्कुल, और इनके विचारों से बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनके नाम को आगे बढ़ाया। और उन्हीं में से एक नाम हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद है। बहुत सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी, और कहते हैं कि संत तोताराम जी ने उनको, यानी कि रामकृष्ण जी को, अपनी इंद्रियों को वश में करना सिखाया था। तभी से उन्हें वो अपना गुरु मानने लगे। कई सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की, अपनी इंद्रियों को वश में किया, और एक उपदेशक और विचारक के रूप में लोगों के बीच में वो आए। जी, रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण 15 अगस्त 1886 को अपने शरीर को त्याग देना पड़ा। इनके अनमोल विचारों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा दी गई शिक्षा से पूरे विश्व में भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण दिया था। और उनका कहना था, यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी का कहना था कि खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही अगर खराब मन में भगवान की मूर्त
आप कभी नहीं बना सकते। सारे धर्म एक समान हैं और सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। अपने शिष्यों को भी वो यही बताते थे कि मार्ग में अगर कोई दुविधा नहीं आए तो समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता गलत है। वो कहा करते थे कि विषय ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमाओं में बांध देता है और उन्हें अभिमानी बना देता है। रामकृष्ण परमहंस जी की कही कई ऐसी अनमोल बातें हैं जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। छू के उनके दामन को आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। ये बहारें समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। तितली नगरिया पीती तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। जा रही है तितली नगरिया पीती तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। वहाँ पर वैसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वालों को ये गीत जरूर पसंद आया होगा। बिल्कुल पसंद आया होगा, क्यों नहीं पसंद आएगा। भाई जो हमारा फिल्म जगत है इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हैं, गायक हैं और फिर उनके साथ साथ स्टंट करने वाले भी आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अलग क्षेत्र है। हाँ। लेकिन महिलाओं ने यहाँ पे भी काम करके दिखाया। पर्दे पर जब हम देखते हैं तो जिस अभिनेता या अभिनेत्री को हम देखते हैं बहुत जोर से फाइट करते हुए, छलांग लगाते हुए, घुड़सवारी करते हुए, तो कई बार लगता ऐसा ही है कि इसे वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कई बार स्टंट वुमेन होते हैं, स्टंट मैन होते हैं जो इस तरह के कामों को करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम मना रहे हैं जी। तो आज हम बात करेंगे फिल्म जगत की पहली स्टंट वुमेन की, जो है रेशमा पठान जी। और बॉलीवुड की दुनिया में पर्दे पर चमकने वाली सितारों को चमक बढ़ाने के लिए इन लोगों का हाथ होता है, लेकिन ये पर्दे के पीछे होते हैं, हमें इन्हें देख नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, और पर्दे पर एक्शन सीन देखकर सिनेमा घरों में बजने वाली तालियां, सीटियां सिर्फ और सिर्फ अभिनेताओं या
अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के लिए होती है, लेकिन इसका हकदार कोई और भी होता है जिन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। और चंचल, ऐसे एक्शन सीन करके अपनी जान हथेली पर रखने वाले आज भी कई स्टंटमैन और वुमेन फिल्म जगत में हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल, रेशमा पठान जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 14 साल की थी जब उन्होंने इस काम को करने का सोचा था और आज वो लगभग 66 साल की हो चुकी हैं। रेशमा पठान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले जब वो आई तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो कि अभिनेत्रियों के लिए बॉडी डबल का काम करती हो, और उस जमाने में जो मर्द होते थे वही लड़की का रूप लेकर बॉडी डबल का काम किया करते थे। और रेशमा बताती हैं कि उनका जो उन्होंने बहुत कहते हैं कि एक मुफलिसी का दौर देखा, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होते थे और उनके पिता अक्सर बीमार रहते थे। माँ भी घर से काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में वो पर्दा किया करती थी, तो ये भी एक समस्या थी कि काम कौन करेगा। बिल्कुल चंचल, जब घर के हालात ऐसे हों तो फिर घर के बच्चों को जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ती हैं। और इसी के चलते रेशमा सड़कों पर छोटे मोटे स्टंट दिखाकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी और अपना घर चलाने में माँ बाप की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रेशमा को स्टंट करते हुए बॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर अजीम गुरुजी ने देखा और उन्हें अपनी एक फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते में अभिनेत्री लक्ष्मी छाया के लिए स्टंट करने का मौका दिया। इस फिल्म में अभिनेता के रूप में विनोद खन्ना भी थे। और रेशमा को इस फिल्म में काम करने के लिए उस समय सोचिए कितना मेहनताना मिला होगा, लेकिन उस समय जो मेहनताना मिला वो उस हिसाब से ज्यादा ही होता होगा। तो आगे चलते हैं हम इस बात को लेकर कि जब वो उसे लेकर अपनी माँ के पास गई तो उनकी माँ ने उनके साथ में जो व्यवहार किया वो ये था कि जैसे होता था ना, अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करो तो माँ बाप पिटाई कर देते थे, तो उनकी भी खूब पिटाई हुई। और रेशमा की माँ को लगा कि वो शायद कुछ गलत काम करके पैसे लाई होंगी, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के हाथ पर छाले देखे, पैरों से निकलता हुआ खून देखा, तो माँ ने उन्हें सीने से लगा लिया। और चंचल जी, ये क्या है ना, वो उस वक्त ही ऐसा था कि फिल्मी दुनिया में काम करने की जब भी बात निकले तो अक्सर माँ बाप खिलाफत में खड़े हो जाते थे, उन्हें सख्त मनाही होती थी। लेकिन रेशमा जी का मानना था कि स्टंट करते समय होने वाली भारी जोखिम को किसी भी दिए गए धन से कवर नहीं किया जा सकता है। आखिरकार वो अपने परिवार को समझाने में कामयाब हो ही गई। परिवार के लिए ऐसे खतरनाक काम करते समय जब उन्हें चोट लगती तो उसकी परवाह रेशमा कभी भी नहीं करती थी, क्योंकि घर की जो हालात ही ऐसे थे कि वो हालात ज्यादा हम पर हावी हो जाते हैं बजाय कि हमें क्या परेशानियां हो रही हैं। और जब रेशमा पठान ने काम करना शुरू किया तो पहचान उन्हें जब मिली तो वो मिली 1975 में आई फिल्म शोले से, जब उस फिल्म की अभिनेत्री के लिए उन्हें स्टंट करने के लिए कहा गया। और बसंती का जो किरदार था इस फिल्म में उसे कोई भी नहीं भूल सकता। जब गब्बर से बचकर बसंती भागती है और तांगा पत्थर से टकराता है, एक बड़ा हादसा होता है, तो ये जो दिल दहलाने वाला सीन था, इसमें हमें लगता है कि अभिनेत्री ने किया, लेकिन ये सारा काम किया था उस वक्त रेशमा पठान ने। और इस फिल्म में वो हीरोइन की बॉडी डबल थी। पहली बार एक्ट्रेस के लिए स्टंट वुमेन का कॉन्सेप्ट इसी फिल्म से हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ, और तब से बॉलीवुड के बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नामचीन अभिनेत्रियां थीं वो सबके लिए बॉडी डबल का काम करने लगी। और बातों को हम आगे इसी तरह बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक अंतराल का।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और अब अंतराल के बाद फिर से हम हाजिर हैं। हाजिर होने पर मुझे तो वो बात भूली नहीं, शोले फिल्म, कितनी ज्यादा तारीफ इस फिल्म की हुई है और आज तक वो फिल्म के सीन तो लोगों के दिमाग से उतरे ही नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सीन है उस फिल्म के, गाने हैं और फिल्म के डायलॉग्स जो हैं और जो स्टंट हुए हैं, हर चीज इस फिल्म की एक यादगार है। बिल्कुल। और बात हम कर रहे हैं रेशमा पठान की, तो उन दिनों वो निर्माता और निर्देशकों के बीच में बहुत मशहूर हुई और उन्हें बॉलीवुड में और ज्यादा काम मिलने लगा और उन्हें शोले गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। और फिल्म रजिया सुल्तान में भी बाद में उन्होंने बॉडी डबल का काम किया। शोले फिल्म से पहले एक्ट्रेस को स्टंट करने के लिए बॉडी डबल या स्टंट वुमन कोई भी नहीं हुआ करती थी। सारे जो खतरनाक स्टंट उन्होंने किए हैं, जैसे कमजोर पहिए के संग तांगा चलाना, घुड़सवारी करना, ऊंची इमारतों से कूदना, तलवारबाजी करना, फाइट सीन, रस्सी पर चलना और गाड़ी से कूदना, जो खतरनाक जानवर होते हैं उनसे लड़ाई करना, इस तरह के सारे जो भी काम हैं इस स्टंट वुमन ने यानी रेशमा पठान ने किए हैं। और इसके बाद रेशमा पठान ने हिंदी सिनेमा की लगभग सभी जितनी भी बेहतरीन अभिनेत्रियां हैं, सभी के लिए उन्होंने स्टंट सीन किए। उस जमाने में स्टंट करने वालों के लिए किसी भी तरह की कोई सुरक्षा भी नहीं होती थी चंचल, जितना कि आज के समय में इंतजामात हैं। बिल्कुल। और अमृता सिंह और विनोद खन्ना की एक फिल्म आई थी CID, इसके एक सीन में अमृता सिंह ने पहली मंजिल से बहुत ऊंची छलांग लगाई थी। ये सीन रेशमा ने किया था और सबसे बड़ी बात यह कि रेशमा ने जब ये सीन किया उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थी। क्या बात है। देखिए, अगर मन में जब इच्छा रहती है, लगन है, और साथ में तो मैं ये भी कहूंगी कि परिस्थितियां ही अगर ऐसी है तो हमें हर हालात को भी, हमारे अपने जो खुद के हालात होते हैं वो भी हम पीछे छोड़ देते हैं। उस समय लगभग सभी अभिनेत्रियों की स्टंट वुमेन रही रेशमा पठान। वो अपनी गर्भवती दिनों के खतरों के दिनों में भी खतरों से खेलती रहीं। उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और कम उम्र में शादी होने के कारण रेशमा अपने परिवार चलाने के लिए स्टंट किया करती थी। अपने 3 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर वो एक्ट्रेस के बॉडी डबल का काम करने जाया करती थी। रेशमा बताती हैं कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना उनकी प्रायोरिटी, मतलब सबसे प्राथमिकता बस वो ही थी। बिल्कुल। और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में ही नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्में, दक्षिण भारतीय फिल्में और द्विभाषीय फिल्मों में भी उन्होंने ये काम किया है। जैसे गांधी, मंगल पांडे, द वॉरियर, इन फिल्मों में भी उन्होंने स्टंट किए हैं। 1970 और 1980 के दशक में फिल्म उद्योग में लगभग सभी अभिनेत्रियों के लिए स्टंट किए और उस जमाने की जो भी अभिनेत्री हैं वो आज भी उनका बहुत सम्मान करती हैं। जी। और रेशमा पठान, जिन्हें शोले गर्ल के रूप में पहचान मिली, उनकी फिल्म भी बनी है एक, द शोले गर्ल, जो उनके जीवन पर एक बायोपिक है। और इस फिल्म के जरिए गुमनामी में जीने वाली रेशमा पठान का चेहरा लोगों के सामने आया। और स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन की सदस्य बनने वाली भी वो एक पहली महिला है। करीब 400 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए स्टंट करने वाली इस कहते हैं ना कि खतरों से जूझने वाली जो महिला है रेशमा, इनको 50 साल इन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और आज 66 साल की उम्र में भी वो बड़े जोश के साथ काम किया करती हैं। बस उन्हें अफसोस सिर्फ इसी बात का होता है कि कई बार स्टंट आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें इस बात का क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन वो इस सच्चाई को भी जानती हैं कि जो पर्दे पर दिखता है लोग उसी के लिए ताली बजाते हैं। बिल्कुल। और हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं, उनकी इस कला को सलाम करते हैं। और चंचल, सुनते हैं एक गीत। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार
अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं। हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, लगता है कि उन्हें अपनी आंखों में बसा कर रखें, उन्हें देखते रहें, और उनके लिए हम बड़े कहते हैं ना कि पॉजेसिव भी होते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और इसी तरह से हम ध्यान रखते हैं जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए चंचल, ये ध्यान निरंतर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम व्यंजन बताएंगे जरूर अपनी सखियों को, लेकिन व्यंजन से पहले गैस के प्रयोग में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इसके बारे में भी जरूर बताना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन हर घर में जब खाना बनता है तो वो एलपीजी गैस का ही वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ शहरों में नहीं, अब तो गाँवों में भी तरल पेट्रोलियम जैसे कि एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले के ज़माने में लकड़ी और उपले इस तरह के ईंधन पर खाना बनाया जाता था, लेकिन अब अधिकांश घरों में गैस पर ही भोजन बनता है। लेकिन ये जो चीज़ है, इसका इस्तेमाल करते समय बड़ी सावधानियां भी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि किसी बड़ी दुर्घटना का सामना हमें करना पड़ जाए। क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील होते हैं ना। हाँ। तो इसके कारण प्रयोग का ध्यान में बिल्कुल भी हम लापरवाही नहीं बरत सकते। और जैसे कि आए दिन ही गैस सिलेंडर में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पता चलता रहता है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय बहुत ज्यादा सतर्कता रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल, घर में जब भी गैस का सिलेंडर आए तो इसकी जांच हमें कर लेनी चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट का तो सिलेंडर कहीं हमें डिलीवर नहीं हो गया। और हम बता दें अपनी सखियों को और सुनने वालों को कि घर में होने वाले जो बहुत सारे हादसे होते हैं, इसकी वजह कई बार यही होती है कि एक्सपायरी डेट का सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वैसे तो पेट्रोलियम कंपनियां सिलेंडर की एक्सपायरी डेट का हमेशा ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमें भी इसके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हो सकता है कि भाई गलती किसी से भी हो जाए और हमारे घर पर एक्सपायरी डेट का सिलेंडर पहुंच जाए। और जरूरी भी नहीं है ना चंचल कि सबको ये पता हो। हाँ। तो आज हम चलिए ये भी बता देते हैं कि एक्सपायरी डेट कैसे पढ़ना है। हाँ। कैसे जानना है कि कब ये इसकी अंतिम तिथि आने वाली हाँ। है इस सिलेंडर की। तो सिलेंडर की एक्सपायरी डेट मालूम करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ सिलेंडर पर लिखे कुछ अक्षर को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे सिलेंडर पर हमें जो ABCD और उसके आगे कुछ नंबर दिखाई देते हैं, ये तो हमारी सभी सखियों को पता ही होगा, और इसी से होती है सिलेंडर के एक्सपायरी डेट की जांच। यानी कि इन अक्षरों में A का मतलब होता है जनवरी से मार्च, B का मतलब है अप्रैल से जून,
सी का मतलब है जुलाई से सितंबर और डी का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर। इसके आगे लिखे एक बार और बोल देते हैं ये चंचल, जैसे हाँ। ए का मतलब है जनवरी से मार्च, हाँ। बी मतलब अप्रैल से जून, और सी का मतलब जुलाई से सितंबर, और डी अक्टूबर से दिसंबर। तो उदाहरण के लिए सिलेंडर पर अगर ए लिखा है, A24 लिखा है, तो इसका मतलब है सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है कि डेट साल हो गई 2024 और जनवरी से मार्च तक ये होगी। हाँ। और अगर सिलेंडर पर लिखा है B20, तो इसका मतलब है 2020 में अप्रैल से जून के बीच सिलेंडर एक्सपायर हो रहा है। अब आगे से सिलेंडर लेते समय इसकी एक्सपायरी डेट हमारी सखियां जरूर चेक कर लेंगी। बिल्कुल। और ज्यादातर गैस लीकेज जो होती है वो रबर ट्यूब या रेगुलेटर से होती है। तो रसोई गैस में जब आग लग जाती है तो इसका प्रमुख कारण हम इसी को मान सकते हैं। एक्सपायरी सिलेंडर में फटने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। रसोई गैस का कनेक्शन लेते समय जब कंपनी एक रेगुलेटर देती हैं और ट्यूब भी देती हैं जो हमें ही खरीदनी होती है, तो कई बार लोग भी महंगी ट्यूब ना लें, इस चक्कर में सस्ती ट्यूब ले लेते हैं और उसकी गुणवत्ता की भी कोई गारंटी नहीं होती। यही उनके लिए एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है। हाँ, और कई बार देखा गया है कि घर की महिलाएं सिलेंडर में अक्सर ग्रीन पाइप का प्रयोग करती हैं। अगर किसी के यहाँ भी ग्रीन पाइप का प्रयोग हो रहा है तो इसे हम तो कहेंगे तुरंत बदल लीजिए, क्योंकि ग्रीन ट्यूब पर मौसम का असर जल्दी पड़ता है और ट्यूब में दरारें आने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में लीकेज की आशंका भी चंचल बहुत ज्यादा बन जाती है। तो गैस अधिकारी भी यही कहते हैं कि ग्रीन ट्यूब का इस्तेमाल कभी नहीं करें, इसकी जगह लाल सुरक्षा ट्यूब का अब हमें प्रयोग करना चाहिए। और गैस ट्यूब की अधिकतम लंबाई है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये होनी चाहिए लगभग 1.5 मीटर और ट्यूब को मुड़ा हुआ नहीं रहने दें, कोशिश करें कि वो सीधी रहे और ट्यूब को बर्नर से थोड़ा दूर ही रखें। उसकी साफ सफाई गीले कपड़े से करें। उसके नोजल को चढ़ाने के लिए साबुन के पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीजों को हम ध्यान रख सकते हैं। नियमित रूप से ट्यूब की जांच भी करनी चाहिए। अगर हम देखें कि उसमें दरारें आ रही हैं तो उसे बदल देना चाहिए। जी, और गैस खत्म होने पर सिलेंडर से सावधानी से रेगुलेटर खोलें। भरे हुए सिलेंडर में सावधानी से रेगुलेटर लगाएं। खाना बनाने के समय ही रेगुलेटर को खोलें और खाना बनाने के समय ही इसे खोलना है और काम नहीं होने पर रेगुलेटर को बंद कर देना है। माचिस जलाने के बाद ही बर्नर का स्विच ऑन करना है। हमारी जो बहुत सारे सुनने वाले हैं वो भी इसके बारे में बहुत सी बातें लिख रहे हैं, उन्हें पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं। चलिए। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी
सब खुश रहें, सब सुरक्षित रहें, हम भी यही कामना करते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत सारे संदेश आ रहे हैं गैस जो सुरक्षा के बारे में। हाँ। अपने अपने अनुभव हमारे श्रोता लिख के भेज रहे हैं, सखिया भेज रही हैं। हमारे एक कमेंट ये आया है कि आपने महसूस किया होगा कि जब गैस की गंध आती है तो महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि तुरंत फोन करके गैस कंपनी वालों को सूचित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, रात को सोते समय गैस का नॉब आपने बंद किया है कि नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हे की भी निरंतर सफाई होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें जो भी घी लग जाता है या तेल लग जाता है ना उसमें, तो उसको साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि तेल में आग पकड़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब कोई दुर्घटना हो जाए या गैस चूल्हे में आग लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए। तुरंत उस आग को बोरे से या बारदाना से ढक देना चाहिए। उसके बाद उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें, जिससे नमी भी बनी रहे और आप आगे की फिर जो सावधानियां हैं वो उसे कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है। और हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि घरेलू गैस, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये अत्यंत ज्वलनशील गैसें हैं। घरों में खाना पकाने, वाहन चलाने में इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसके समय सावधानी रखनी ज़रूरी है। और आगे चलिए हम भी इसी विषय पर बात करते हैं कि सावधानी तो ज़रूरी है ही, और लीकेज की जांच हमें कर लेनी चाहिए। अगर लीक हो रही है तो जो सेफ्टी कैप होता है हमारे गैस सिलेंडर पर लगा हुआ, उसे तुरंत वापस हमें उसी जगह लगा देना चाहिए। लेकिन लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारे सिलेंडर को हमें किसी खुली हुई जगह पर रखना चाहिए। और जैसा हमारे एक श्रोता ने भी लिखा कि डिपो को इसकी सूचना देनी चाहिए। और भरा हुआ सिलेंडर जब हम लेकर जा रहे हैं उस समय भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय कोई भी माचिस या इस तरह के जो ज्वलनशील चीजें हैं उन्हें जलाना नहीं चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना है जी। और नया सिलेंडर लेने पर कंपनी सील और सुरक्षा टोपी को अच्छे से जांच लें। गैस के साथ आई सुरक्षा टोपी को गैस के साथ ही बांध कर रखें। किसी अच्छे मैकेनिक से अपने गैस उपकरणों की नियमित जांच और सर्विसिंग जो ये है आप करवाती रहें। सिलेंडर खाली होने पर सुरक्षा टोपी लगाकर ठंडे और हवादार स्थान पर रखें। जब गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो नोब बंद कर दें। सिलेंडर को हमेशा अपनी जमीन से सीधी स्थिति में रखें। स्टोव हमेशा जो है गैस का सिलेंडर है वो प्लेटफॉर्म से थोड़ी ऊंचाई पर रखें। खिड़की या दरवाजे के पास में पर्दे नहीं होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और गैस सिलेंडर को गर्मी वाले ज्वलनशील पदार्थों से, केरोसिन या पेट्रोल है, उनसे भी दूर रखें। और रसोई में रबर, जूट, चटाई जैसे जो बहुत ज्यादा जल्दी आग पकड़ लेती है ना, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज वगैरह हो गए वो रसोई में नहीं रखें तो अच्छा कोशिश करिए कि उसे बाहर कहीं रखें या फिर गैस से अधिकतम दूरी बनाकर रखें। और अगर रिसाव हो रहा हो तो जैसे हमारे श्रोताओं ने बताया कि घबराना नहीं चाहिए। और किचन में काम करते वक्त अगरबत्ती, मोमबत्ती या लैम्प का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच कोई भी अगर प्रयोग में हो रहे हैं तो तुरंत बंद कर लें। और गैस सिलेंडर में किसी भी समय रिसाव की समस्या हो तो आप नंबर 1906 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1906 और साथ में टोल फ्री नंबर भी है 1800-23333-555। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक बार ये नंबर फिर से बता देते हैं कि जब भी गैस लीक की समस्या हो तो आपको किस नंबर पर फोन करना है। 1906 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर है 1800-2333555। इस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो।
परवाना किसी का। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हमारे जो सुनने वाले हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमने अभी तक व्यंजन रेसिपी भी दी। तो चलिए एक बड़ी पौष्टिक सी रेसिपी उनको बताते हैं। और ये है ज्वार के आटे का चीला। ये एक ऐसी व्यंजन विधि है जिसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं या शाम के वक्त चाय के साथ भी इसका आनंद आप उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप बराबर मात्रा में यानी 1 कटोरी अगर आपने ज्वार का आटा लिया है तो 1 कटोरी ही इसमें आपको गेहूं का आटा डालना है। अच्छा, ये आप ले लें बराबर मात्रा में। इसमें कटा हुआ अदरक, कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर, इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप करके डालना है। और ये चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये थोड़ा क्रंची लगेंगे, थोड़ा कुरकुरे से लगेंगे, पूरा जी, पकेंगे नहीं। जी। तो जैसा आपको पसंद है, अगर आप ज़्यादा प्याज खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें या थोड़ा कम डाल सकते हैं। इसके बाद में अपने स्वाद के अनुसार इसमें सब मसाले हमें डालने हैं, यानी कि नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें चाट मसाला या नींबू भी कुछ बूंदे डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा हम बैटर तैयार कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि जो आटा है और सभी मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जी। इसके बाद एक पैन गरम करने रखना है या एक तवा आप गरम करने रखें। उस पर थोड़ा सा बस तेल लगाना है कि वो आपका जो चीला है वो चिपके नहीं, इतना ही तेल लगाइए। उस पर इस मिश्रण को थोड़ा मोटा ही फैलेगा, बहुत पतला डोसे की तरह नहीं बनेगा। इसे फैलाएं और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल या घी लगाते हुए सुनहरा होने तक सेक लीजिए और सॉस या फिर हरी चटनी के साथ में इसे खाकर इसका आनंद लिया जा सकता है। काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत
दीपा, देखते ही देखते कार्यक्रम का समय पूरा हो गया और अब वक्त आ गया कि सखियों से हम विदा लें। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर में जैसे गैस सिलेंडर और चूल्हे की बात हुई, इसका ध्यान रखिए। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और सखियों से लेते हैं इजाजत। तो दीपा माहेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।